गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं आज आपको प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। यहाँ से आज के टॉपिक से आपके छोटे प्रश्न बैठेंगे। पहला है जैसे यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश किरण आती है और किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधी सी बात है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये दर्पण है और इधर हमने इसकी पॉलिश कर रखी है, और जब इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है और टकरा कर वापस इसी ओर लौट जाती है ना, यानी जो प्रकाश किरण आई और वापस लौट गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसके अंदर कि जैसे कि ये दर्पण है या कोई भी, इसके अंदर जैसे मान लो ये कोई प्रकाश किरण आई और वापस इसी माध्यम में लौट गई है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधी सी बात है, तो सीधा सा नियम है। अच्छा, यहाँ पर अगर एक अभिलंब खींचे हम बीचों बीच ये है ना, तो मैं सीधा ऐसे बताऊँ इसको कि जैसे ये दर्पण है, इधर हमने इसकी पॉलिश कर रखी है ये, और यहाँ पे मैं अभिलंब खींच दूँ और यदि कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है और वापस ये इसी माध्यम में इधर चली जाएगी, तो जितना कोण ये अभिलंब के साथ इधर बना रही है उतना कोण इधर बनेगा, यानी कोण आई बराबर क्या होगा, आर। तो हमेशा ध्यान रखना टोटल कितना है, 180 डिग्री है। देखा जाए तो ये पूरा जो कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का, ये 180 डिग्री है ना, ये वाला कोण 180 डिग्री। अगर देखा जाए तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोण होगा वो 90 का आधा होगा। आई बराबर अगर बात करें तो 90 का आधा होगा। तो यहाँ पे अगर ये आई दे रखा है जैसे मान लो 30, और अगर आपसे पूछे कि आर कितना है, तो आपको ध्यान रखना है, या पूछ ले कि भाई ये कितना कोण है, ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क लगा के ये दे दे, ये वाला कोण कितना है, एक्स कोण बताइए, इस एक्स कोण का मान, और आई बराबर 30 दे रहा तो कितना होगा। तो अगर आई 30 है तो आर भी क्या होगा, याद रखना आर भी 30 होगा, है ना। आई 30 है तो आर भी 30 होगा, और अगर आर 30 है तो 90 में से 30 घटा दो, है ना, 30 घटा दो, 90 में से 30 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, लगभग 60। तो ये एक से बराबर कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना सवाल आते हैं यहाँ, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है कि आई अगर 30 डिग्री है तो आर क्या होगा, तो दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, ये वाला पूछ ले, ये वाई पूछ ले, जैसे कि वाई बताओ, तो ये भी 60 का ही होगा फिर, है ना। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे ये भी हो सकता है उल्टा, कि अगर जैसे मान लो ये विलंब है और यहाँ पे ये प्रकाश किरण आई हुई है, यहाँ पे ये वाला दे दे कि ये 60 डिग्री है, तो बताओ ये आर आई कितना होगा, है ना। ये आर नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ध्यान रखना कि ये आर, ये जो आई वाला कोण है कितने का होगा, ये कोण कितना होगा, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30, तो ये भी कितना होगा, आई बराबर होगा 30। ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे उठ पटांग कहीं से भी पूछ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन नियमों से पहले से ही परिचित है आप। इसमें कुछ नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो जस्ट मैंने अभी बताया था कि जैसे कि मान लो ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, और अगर यहाँ कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो इसी माध्यम में चली जाएगी, है ना। यहाँ कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो इसी माध्यम में, ये तो अभिलंब हो गया, तो ये कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है, और ये कहलाता है आपका परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण है आई, और ये क्या है, आर है, तो ये हमेशा क्या होते, बराबर होते। तो ये लिखा हुआ पहले पॉइंट के अंदर, है ना, कि भाई आपतन कोण, यहाँ पे देखो आप कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही एक तल में आप देख सकते हो, यानी ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये तो परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब है, तीनों ही एक ही तल में है, एक ही माध्यम में है। अच्छा, कोण आई बराबर आर है, ये भी आपको पता चल रहा है, तो ये इसके कुछ नियम है। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे, नेक्स्ट हम देखें, परावर्तन के नियम में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेम मेन। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मैंने बता दिया कि यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है
और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको अभी बता दिया कि IR कैसे निकालना है। अच्छा, ये दो रूल्स याद रखने के, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, यानी अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तन किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गोली दर्पण। अच्छा, गोली दर्पण से क्या प्रश्न आता है? गोली दर्पण से प्रश्न आता है कि उत्तल दर्पण कैसे कहते हैं या अवतल दर्पण कैसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की परिभाषा। ये दर्पण दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको बता देता हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या होता है। जैसे मैं दो दर्पण बना देता हूँ यहाँ पे, एक दर्पण मैंने ये बना दिया और एक दर्पण ये बना, दोनों एक ही दर्पण बनाए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं इधर पॉलिश कर देता हूँ कि इस साइड में, यहाँ पे इसमें इधर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं बाहर की ओर पॉलिश कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड मैंने इसमें पॉलिश कर दिया, इसमें बाहर इधर इस साइड कर दिया, इसमें इस साइड कर दिया है ना। अच्छा, यहाँ पे एक अभिलंब खींचे, जैसे दोनों में अलग अलग, तो आप देखोगे कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, यानी प्रकाश की किरण आएगी तो आप देख सकते हो कि प्रकाश की किरण इधर ही आएगी इसी माध्यम से, यानी परावर्तन का कार्य कौन सी मतलब दर्पण का जो उभरा हुआ सिरा है वो परावर्तन का कार्य कर रहा है ना। ये उभरा हुआ सिरा परावर्तन के रूप में कार्य करे। यदि किसी दर्पण में उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तन के रूप में कार्य करे और अंदर धसे हुए भाग पर पॉलिश की हुई हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और यदि किसी में अंदर धसा हुआ भाग, किसी दर्पण में अंदर धसा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करे तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो बहुत सिंपल है ये अंदर वाला जो भाग है, अंदर धसा हुआ, ये परावर्तन के रूप में काम करेगा। यहाँ उभरा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करेगा, तो यानी अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। सीधी सी बात है कि यहाँ पे प्रकाश किरण यूँ आएगी और इसी माध्यम में वापस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण और ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो ये नीचे डायग्राम भी दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इसमें आप देखोगे कि ये अंदर की सतह, ये देखो यहाँ पे पॉलिश कर रखी है अंदर की सतह पर, ये अंदर पॉलिश है ना, यहाँ पर अंदर की साइड पॉलिश कर रखी है, देख लो ये पॉलिश कर रखी है। और ये वाला सतह जो है ये परावर्तन का कार्य करेगा, है ना, परावर्तन का कार्य करेगा ये वाली सतह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखो इसमें बाहर 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 की ओर पॉलिश कर रखी है ना, इधर बाहर की ओर पॉलिश कर रखी है, इधर अंदर की ओर कर रखी है। इधर ये परावर्तन का कार्य करेगा, इधर ये परावर्तन कार्य करेगा। तो ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल में उभरा हुआ सतह परावर्तन के रूप में कार्य करता है, अवतल में अंदर धंसा हुआ परावर्तन के रूप में कार्य करता है। तो यानी उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो दर्पण याद रखना है, उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करता है, अवतल दर्पण में अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिधर पॉलिश करते हैं उधर परावर्तन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, याद रखनी है आपको। अच्छा, यहाँ पे आपकी किताब में क्या लिखा हुआ वो भी बता देता हूँ, परिभाषा इंपॉर्टेंट है। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ, वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वर्कित हो, है ना, बाहर की ओर वर्कित हो तो बाहर वाला भाग, तो ये आप याद रख सकते हो। वह गोली दर्पण, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वर्कित हो। तो आपको ये याद नहीं रहे तो ये रखना कि यदि किसी गोली दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करे तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ये याद रख लेना। और इसमें क्या याद रखोगे, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वर्कित हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि यदि किसी गोली दर्पण में अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य करे तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर भी दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप देख सकते हो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं कि ध्रुव किसे कहते हैं। एग्जाम में आता है कि ध्रुव क्या होता है, ये लिखा हुआ है ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव आप देख सकते हो यहाँ पे, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मतलब
अगर देखा जाए तो ये पूरा गोला है कांच का, है ना, देखा जाए तो क्या है, जैसे मान लो ये पूरा कांच का गोला है, इसी को काट कर यहाँ पे दर्पण बनाया जाएगा। जैसे मान लो ये वाला भाग काटा, ये बाहर आ गया, काट के बाहर ले ली, ये भाग। अब आप देखो कि इसमें ध्रुव कहाँ होगा, तो समझो कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी देखा जाए तो इस गोली दर्पण का केंद्र कहाँ है, यहाँ है। आप देखो ये केंद्र है इसका, है ना, ये यहाँ पे केंद्र है, ठीक है ना, ये यहाँ पे केंद्र है, ठीक। तो यहाँ पे केंद्र है, तो इसके आधार पे इसका केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र यहाँ होगा, है ना। तो ये इस प्रकार से लाइन खींचे है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, आप देख सकते हो ये वाला इसका ध्रुव होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ध्रुव कहाँ गिना जाएगा, यहाँ पे गिना जाएगा। तो याद कैसे रखना है आपको कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वृत्ता केंद्र क्या होता है। ये वाला देख सकते हैं वृत्ता केंद्र, ये वाला तो ध्रुव हो गया कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। तो गोली दर्पण के मतलब मान लो अपन ने ये गोली दर्पण लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको वापस। जैसे मान लो हमने ये गोली दर्पण लिया और इसका जो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला, ये क्या होगा, ध्रुव होगा। याद रखना क्या, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट है वृत्ता केंद्र क्या है, तो इस गोले का केंद्र, जो गोले का केंद्र है, जैसे ये गोला है और इसी में से हमने ये निकाला दर्पण, है ना, यानी ये गोला है और इसी में से हमने क्या निकाला, ये छोटा सा भाग निकाला। तो यहाँ पे ये वाला जो सी जो लिखा होगा, ये सी होगा, क्या होगा, वृत्ता केंद्र। और इसका आधा हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। इसका आधा क्या होता है, हमेशा फोकस दूरी होता है, तो ये फोकस होगा इसका। आगे देखेंगे हम। तो वृत्ता किसी गोले के केंद्र, यानी हम कह सकते हैं किसी गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वृत्ता केंद्र होता है, याद रखना, है ना। ये परिभाषा है वृत्ता केंद्र की, है ना। यहाँ पे ये दिख रहे ना आप, गोले का केंद्र गोली दर्पण का वृत्ता केंद्र कहलाता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्ता त्रिज्या क्या होता है। वृत्ता त्रिज्या, ये देखिए वृत्ता त्रिज्या, यानी जानना कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वृत्ता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वृत्ता त्रिज्या कहलाती है। इसमें सीधी सी भाग, जैसे मान लो ये गोला है और इसका मान लो त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या है इसकी, और हमने यहाँ से बनाया, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, इसकी वृत्ता त्रिज्या कहलाएगी, सीधी सी बात, है ना। वृत्ता त्रिज्या कहलाती है उस त्रिज्या की, यानी परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है ना, इस गोले का भाग है, तो इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। इसकी त्रिज्या है तो यहाँ पे ये त्रिज्या यहाँ पे होगा, तो इसको हटा दे हम, जैसे मान लो ऐसे बनाए हम, तो यहाँ पे यूँ, और ये निकाले हम, एक मिनट रुकना, ये यहाँ पे जैसे यूँ है, तो यहाँ पे मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ पे सी आएगा, क्या आएगा, सी, ये वृत्ता त्रिज्या होगा। मुख्य अक्ष क्या होगा, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा वृत्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए, इसी रेखा का दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखा जाए तो जैसे मान लो ये दर्पण है और इसमें ये लाइन खींचते हैं हम, ये मुख्य अक्ष होती है, क्या होती है, जैसे मान लो ये सी है, ये एफ है, इसके अंदर ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, ये सब देखे हमने, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य अक्ष, क्या होती है, ये मुख्य अक्ष, यानी गोली दर्पण के ध्रुव तथा वृत्ता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा कल्पना कीजिए, उसे, है ना, गोली दर्पण के मध्य से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए जिसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं, एक परिभाषा एग्जाम में जरूर आती है इसमें से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ नियम दे रखे हैं यहाँ पे कि जो है गोली दर्पण के परावर्तन के नियम है यहाँ पे, ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखो इसी माध्यम में यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है अवतल दर्पण के अंदर,
अनंत से, तो फोकस पर गुजरती है। ये दे रखा देखो, फोकस पर सब केंद्रित होगी सारी। और यही चीज़ जैसे कि उत्तल दर्पण में होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पर फैल जाएगी और ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है ना। ये तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ये देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल अवतल दर्पण है। इसमें जैसे कि मान लो ये मुख्य अक्ष है, इसमें कोई प्रकाश किरण आ रही है तो ये फोकस से गुजरेगी, है ना। इसमें कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, ये होता है ना। यानी प्रकाश किरण आती है तो फोकस से गुजरती है, सीधी सी बात। ये तो हो गया हमारा मतलब अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तन के रूप में कार्य कर रहा था, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे ये है उत्तल दर्पण और इधर ये पॉलिश कर रखी है ना, ये पॉलिश कर रखी है इस साइड। अब ये मुख्य अक्ष घिर दी, अब इधर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये वापस यूँ लौट जाएगी, है ना। इधर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वापस यूँ लौट जाएगी। प्रतीत क्या होगा कि जैसे फोकस से आ रही है ना, ये एफ है। ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुख्य अक्ष है और यहाँ से यूँ आके ये वापस रिटर्न हो गई, है ना। ये वापस इसी माध्यम में चली गई, देखो ये यहाँ पे यूँ आ गई। यानी ये मुख्य अक्ष है और ये यहाँ से आई, ये वाला भाग आया और ये वापस यूँ चली गई, यूँ आई यूँ चली गई, ये यूँ आई यूँ चली गई। और प्रतीत कैसा हो रहा है, जैसे फोकस से आई हो, तो ये प्रतीत होती है। तो ये उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणें प्रसारित होती है और इसमें जो अवतल दर्पण में इसमें एक जगह एकत्र होती है। तो यहाँ पे इसके दूसरे नाम भी है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस वाले को ध्यान रखना, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी। और इसको क्या कहते हैं, तो इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपसारी, क्योंकि प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इसका ये ध्यान रखना, इसी का प्रयोग किया जाता है आगे गाड़ी के हेडलाइट में, प्रकाश को फैला देता है। ऐसे गाड़ी की आगे जो लाइट होती है ना, उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, उत्तल मतलब जो पीछे कटोरी होती है ना उस टॉर्च की, जैसे कि लाइट है तो उसके अंदर है, उसको किया जाता है ताकि वो प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो ये कुछ था। अच्छा, फोकस दूरी क्या होती है, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष की फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, है ना। जैसे ये दर्पण है, यहाँ पे आप देख सकते ये दर्पण है और इसके अंदर जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष है और ये सी है वक्रता केंद्र, और ये मध्य दूरी क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। इसको फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच, तो ये तो ध्रुव हो गया इसका, है ना, ये तो ध्रुव हो गया। और ये वक्रता केंद्र, इसके मध्य की जो दूरी है ये मध्य, इसको ध्रुव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ध्रुव क्या होगा, तो ये ध्रुव होगा। और मुख्य फोकस के बीच की दूरी यानी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के फोकस दूरी, मुख्य फोकस की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है ना। तो यहाँ पे ये वक्रता त्रिज्या होगा, ये इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या होगा। इसके ये गलत लिखी हुई परिभाषा। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कैसे, फोकस दूरी मुख्य फोकस कैसे हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान रखो कि ये वक्रता केंद्र है, इसकी और ध्रुव के मध्य में क्या होता है, फोकस दूरी होती है। ये देख लेना, आप थोड़ा सा समझ लेना इसको, बाकी किताबों में तो कुछ भी हो सकता है। अब मुख्य फोकस का इसने वो वक्रता त्रिज्या कह रखा था, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या कहलाता है, तो यानी वक्रता त्रिज्या को ये कह रहा है यहाँ, इसलिए उसने ऐसा कहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी परिभाषा थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुँचाइए ताकि अच्छे सब्सक्राइब मिले। मैं आपके लिए फ्री सेवा दे रहा हूँ और आपको अच्छे से एग्ज़ाम में आप क्वालिफाइड हो, आपके अच्छे से नंबर आए, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं आपको अच्छे नंबर दिला के रहूँगा। बस आप मेरे को फॉलो कीजिए। सभी को गुड नाइट।